इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्योंकि टफ होता है, बाकी तो आसान है, तो इसका हम लोग अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे। लॉजिक समझाने के बाद मैं इसको आपको याद भी करा दूंगा। तो लॉजिक मैं आपको इससे समझा रहा हूँ क्योंकि लॉजिक को समझने के बाद याद करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, फिर आपको याद करा दूंगा। और लॉजिक बताने का कारण ये भी है कि जब मैं क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता रहता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि सर कि जो कैश और बैंक अकाउंट होता है वहाँ पर भी कितना कैश आया कितना कैश गया दिखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वही होता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। तो हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट ना देखते हुए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों देखते हैं? बात भी सही है, उनका डाउट भी सही है उसकी जगह। फिलहाल बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब थोड़ा और कुछ होता है। यहाँ पर कैश का मतलब क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें क्या क्या शामिल होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, है ना। और क्या होता है? चेक्स और ड्रॉफ्ट, ये सब चीज़ें शामिल होती है। हम देखेंगे, नोट्स सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। और फ्लो यानी क्या होता है? कैश का आना या कैश का जाना, ठीक है। और एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो बच्चे को डाउट रहता है कि सर मैं ऐसे करते क्यों है। तो डाउट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आज आप सबका भी डाउट होगा तो क्लियर करूँगा। तो डाउट को क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे और मैं आपको फॉर्मेट आपको डिटेल में याद करा दूंगा ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी पॉइंट ना छूटे। आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और दोस्तों इसी के बेस पर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहले आता है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो उसका भी शॉर्टकट ट्रिक मैं बना के रखा हूँ, उसे कुछ क्वेश्चंस में डाल के रखा हूँ। कुछ मीन्स लगभग आपकी जो बुक है उसके 15 से लेकर 23 क्वेश्चन, यानी कि 8-9 क्वेश्चन जो है मैं बना के रखा हूँ। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। बड़ा मजा आएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व कर लोगे एकदम आसानी से। और क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। गलती तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मैं इस ट्रिक से समझाया हूँ और प्रूफ करने के लिए आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो आप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स, आपको दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर मार्च 2021 में आपको 10,000 की आपको दिख रहा था कैश और बैंक बैलेंस, और मार्च 2022 में आपको दिख रहा है 14,60,000 14,60,000 का कैश एंड बैंक बैलेंस। अब तो बड़ा खुश हो जाओगे कि कंपनी बड़ा अच्छे से काम कर रही है, कंपनी का कैश बैलेंस इतना बढ़ गया है, चलो और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्चुअल में हम इस कंपनी का कैश और बैंक अकाउंट में जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पैसा कहाँ से आया, हम पता लगाते हैं। तो हमने देखा कि भैया ओपनिंग बैलेंस था हमारा 10,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000। कैश सेल यानी क्या? बिजनेस से हुई है सेल, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से। तो कैश सेल कितना आया है? 1,00,000। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये भी बिजनेस से आया होगा, डेटर्स बिजनेस के होते हैं, 2,00,000। और बाय परचेस का किया हमने 50,000। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बिजनेस के बारे में। ओपनिंग था 10,000, कैश सेल था 1,00,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था 2,00,000 और मैंने परचेस किया 50,000 का। तो कहीं ना कहीं मेरे को बिजनेस से जो हुआ है यहाँ तक बिजनेस से ही हुआ है ना। यहाँ तक जो भी दिख रहा है आपको ये सब बिजनेस से का ही दिख रहा है, यानी कि बिजनेस का जो है काम यहीं तक था। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी का पैसा कहाँ से आया है। तो बाकी का पैसा आया है सेल ऑफ फिक्स एसेट करके 5,00,000 आया है। 14,60,000 इतनी बड़ी रकम दिख रही है ना, बिजनेस से नहीं आई है, फिक्स एसेट को सेल करके आया 5,00,000। इशू ऑफ शेयर्स, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने शेयर को इशू किया, आपको कितना मिला? 2,00,000। आपको पैसे की और जरूरत पड़ी, आपने क्या किया? इशू ऑफ डिवेंचर, कितने का? 3,00,000। आपको पैसे की और जरूरत पड़ी, आपने किया बोरोइंग बैंक से, कितने का? 5,00,000। सोचो पैसा आपको यहाँ से आ रहा है। और पेमेंट आपने क्या की? परचेज ऑफ फिक्स एसेट को करने के लिए आपने पेमेंट की 2,00,000 रुपए की। आपने डिविडेंड पेड किया। डिविडेंड पेड मीन्स क्या होता है? देखो पहली बात, जो सेल ऑफ फिक्स एसेट दिख रहा है और परचेज ऑफ फिक्स एसेट दिख रहा है, ये जो आइटम है ये आइटम होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है। हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, खाली सुन लो बस। ये क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, ये नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड होती है और कोई भी दूसरी अदर इन्वेस्टमेंट की इनकम जो हमको प्राप्त होती है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। तो ये जो लिखा हुआ है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में है। ये ऊपर जो हमने देखे थे, ये ऊपर जो था वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। और जो ये है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा इशू ऑफ शेयर्स, यानी क्या होता है? देखो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है,
तो कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, बैंक से बोरोइंग करती है। अब ये सब कुछ की है तो इससे रिलेटेड पेमेंट तो करना पड़ेगा। शेयर को इशू की है तो कंपनी के ऑनर बन गए, अब ऑनर बन गए तो कंपनी में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी, तो लोग क्या देते हैं, कंपनी डिविडेंड को पेमेंट करती है। वैसे ही इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू किए है ना, तो हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक से बोरोइंग किया है तो देखो बैंक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब जो है इसको, ये जब आता है किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। किसमें आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हम लोग देखिए अल्टीमेटली मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम लोग पैसे का जुगाड़ करते हैं वो, जहाँ से पैसे का जुगाड़ करते हैं वो, और जो पैसे का जुगाड़ करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट होती है वो, तो यह आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोस्तों। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता था, क्योंकि आप शेयर इशू करते हो तो आप लोग हो सकता है कि प्रीमियम में आपने शेयर इशू किया होगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पे आ सकता था, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ पे आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो अल्टीमेटली समझ में आ रहा होगा कि कैश कहाँ कहाँ से आया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को अच्छे से मालूम चले, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि पहले आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, वाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को अलग अलग से मालूम चले कि कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कितनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अब आप एक बच्चे और आर्गुमेंट करते हैं, सर फिर क्या है, कैश बैंक अकाउंट देख लेगा ना। अरे दोस्तों, जब कैश बैंक अकाउंट देखेगा उसमें साल भर के ट्रांजेक्शन होंगे, इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे कि वो परेशान हो जाएगा, चेक नहीं कर पाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको अलग से पूरा प्रॉपर ट्रांजेक्शन मिल जाता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हुआ। तो अब देखो, अब आप देखोगे ना कि भैया 10 लाख था मेरा और 14,60,000 कहाँ से आया, तब को अलग से मालूम चल जाएगा कैश फ्लो को देख के कि भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया और फाइनेंसिंग से कितना आया। तो अब हम लोग हल्का से यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं स्पीड में, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहली बात, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, हमको अच्छे से मालूम है, बस रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द, और जूम कर लेता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस क्या है, प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, मेन पैसा हम लोग को यहीं से आता है, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी और जो पैसा आता है लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। लाइक हमने सेल किया, तो सेल किया तो हमको क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, तो कमीशन भी जो आएगा वो भी किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि आपने बिजनेस के दौरान सेल करने पर आपको क्या मिला, कमीशन मिला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, एकदम आसान है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट। हमने देखा था ऊपर कि लॉन्ग टर्म एसेट को अपने क्या कर रहा था, एक्विजिशन कर रहा था या डिस्पोजल आप कर रहे थे। एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट शामिल होती है और मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, शामिल होती है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगी, सिर्फ एक्विजिशन ऑफ एसेट और डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट। कौन से होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, है ना, एंड अदर इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म के अलावा कोई अदर इन्वेस्टमेंट होगी तो भी हम लोग क्या मानेंगे, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। लेकिन ऐसी एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानेंगे जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड हो। यानी कि करेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग मानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी को मानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश को तो मानेंगे ही और बैंक को मानेंगे ही। मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, आइटम इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होगी। देखो, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, दिख रहा है आसानी से ना, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट, सब कैश वाली आइटम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी, और मार्केट सिक्योरिटी, और क्या होती है, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो होती है इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, क्योंकि कारण भी ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एकदम लिक्विड फॉर्म में जो होती है ना, उसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो विद इन 3 मंथ में क्या हो जाएगी, रिलाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विद इन 3 मंथ में रिलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। और क्या लिखा, एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक। क्लियर, तो कितनी चीज़ें आ गई, 5 चीज़ें आ गई, एकदम सिंपल है ना, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं,
तब क्लियर हो रहा होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी क्या आता है, बिजनेस वाली। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। सिंपल। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, जहाँ से हम पैसे का जुगाड़ करते हैं, पैसे का जुगाड़ करेंगे यानी कि पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, तो उनसे रिलेटेड पेमेंट भी करना पड़ेगा, लाइक इंटरेस्ट का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट, है ना। तो बस ये वही है। देखो, दोज एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल यानी कि इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ऑनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। एंड बोरिंग ऑफ द इंटरप्राइजेस, जो भी हमने इंटरप्राइज से क्या किया, बोरिंग किया है, यानी कि बैंक से हमने जो बोरिंग की है वो, प्लस सर्विस कॉस्ट मतलब क्या होता है, उनसे रिलेटेड कॉस्ट, यानी कि एग्जाम्पल वही जो बताया आपको, डिविडेंड देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब होती है सर्विस कॉस्ट। तो ये सभी किस में आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। तो सो सिंपल है इसकी डेफिनेशन, है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, तो इतना सारा क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये, है ना। टाइम वेस्ट करने ज़्यादा को मतलब नहीं है। आप लोग रीड करना समझना छोड़ देना, रटना उठना कुछ नहीं है, रीड करना समझना छोड़ देना। एग्जाम में आता भी है कुछ, तो आपको इतना क्वेश्चन कर चुके होंगे, इतना कर चुके होंगे कि आपके दिमाग में इतने एग्जाम्पल होंगे कि आप सब एग्जाम्पल को लिख के आ जाओगे। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो देख चुके हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग जो है यहाँ पर देखे थे कि हम लोग इसको प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, इसको लॉजिक समझे हम लोग अलग से। ठीक है, अब देखो, अब समझेंगे दोस्तों हम लोग लॉजिक ऑफ CFS, यानी कि हम लोग CFS का लॉजिक समझ चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग से दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग से दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग से दिखाते हैं, तीनों का टोटल करते हैं अलग से, और बताते हैं कि नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1 लाख आया, इन्वेस्टिंग ने आपका 2 लाख माइनस में चले गया, है ना। और आपका यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको इतना सारा इंटरेस्ट देना पड़ गया तो और माइनस में चले गया, तो आपका पैसा माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज, तीनों को जोड़ के ए, यानी कि नाम दे दिया मैं तीनों का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि ए, इन्वेस्टिंग यानी कि बी, फाइनेंस यानी कि सी, तीनों को ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, आपको दिख रहा होगा हम लोग कितना किए थे, 10,000, तो 10 था हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो नेट कैश इंक्रीज दिख रहा है आपको, जो नेट कैश इंक्रीज है डिक्रीज दिख रहा है, प्लस हम लोग करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो जो है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। यानी कि आप लोग अगर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करते हो, यानी कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो दिख रहा है ये, इसमें से माइनस करते हो ये ओपनिंग को, तो इसके बराबर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी कि आपको कैश फ्लो खास बात क्या है कि क्वेश्चन देखते साथ आंसर मालूम चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। लाइक समझ लो, आपका एग्जाम में मान लेता हूँ कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2 लाख लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 1 लाख करेंगे और यहाँ पे आएगा क्या, 1 लाख। तो 1 लाख अगर नहीं आता है ये वाला, तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था लॉजिक का आपका CFS का लॉजिक दोस्तों। लेकिन देखो यहाँ पे बता दो आपको, ऊपर नॉर्मली कैश फ्लो नाम देखे जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि बिजनेस से जितना पैसा आया हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, हम लोग के सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड। क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि हम लोग को रिवर्स चलना पड़ता है। कैसे चलना पड़ता है, रिवर्स। डायरेक्ट यानी क्या होता है, आपको आराम से चल जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा कहाँ से आया। लाइक हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमने कितने का परचेस किया, कितने का सेल किया, कितने का क्लोजिंग स्टॉक आया, तो हम लोग को मालूम चल जाता है कि भैया मेरे को बिजनेस इतनी प्रॉफिट हुई, ऑपरेटिंग करके इतनी प्रॉफिट हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको पढ़ना है यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ना है दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है हम लोग को। तो इस केस में हम लोग का आंसर जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, हमको बैलेंस शीट दी रहेगी। क्या दी रहेगी, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट दी रहेगी और अदर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, उससे अपन को चल के रिवर्स चलना है और हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, बट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS एट इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है कि हमारे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है स्टार्ट होता है यहाँ से, हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सब लॉजिक समझेंगे, बस सुनते जाओ आप। हम क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपको ये निकालना पड़ता है पहले। ठीक है, उसके बाद हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, दूसरी चीज़ ये करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तब कहीं जाके हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है।
उसमें से माइनस करना पड़ता है। कुछ मान लो आपने टैक्स को पेड किया है तो पैसा गया, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका पूरा नाम लिखता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश। यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमारे जो है नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आइटम है, इसमें अगर किसी भी तरह की हमको क्या क्या चाहिए, कैश चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो किसी भी तरह का इसमें नॉन कैश आइटम शामिल हो जाता है, किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम शामिल हो जाता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट अगर आपको यहाँ पर शामिल हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तभी हमारा मेन आंसर आएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये है मामला। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सीखेंगे, बस सुनते जाओ। उसमें 2 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पूरा लॉजिक समझेंगे। उसमें 2 चीज़ माइनस करेंगे, टैक्स पेड और मान लो अगर आपका होता है इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड, ये होती है हमारी एक्स्ट्रा आइटम। क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। टैक्स पे करेंगे तो पैसा क्या है, आउटफ्लो। अब आउटफ्लो है तो अलग से दिखाना पड़ेगा। कंपनसेशन रिसीव्ड, पैसा आया है तो अलग से क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं धीरे धीरे। ये था हमारा फॉर्मेट, सिंपल सा, डिटेल नहीं था, सिंपल था, है ना, बेसिक फॉर्मेट था। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं अपन, है ना, सिर्फ क्या समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं। देखो ये लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, परचेस कितने का है, 10 लाख का परचेस है, वेजेस दिख रहा होगा 10,000 का, कैरेज यूनिट दिख रहा होगा 50,000 का, बाय सेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आया ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आई, 5,95,000। कितनी प्रॉफिट आई, 5,95,000 की आई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जो मैं येलो कलर से हाईलाइट किया हूँ कि ये बिजनेस की है, किसकी है, बिजनेस की है। लेकिन दोस्तों अपन नीचे जब चलते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिखता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या दिख रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या बिजनेस का है, नहीं, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, क्या है, बिजनेस का है, नहीं, है ना। यानी कौन सी एक्टिविटी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखते चलते हैं अपन कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो देखो आपको ना क्या होता है, जब आपको इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया रहता है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सरप्लस 4,21,000, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको दिख रहा है ना, इसमें भी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पर इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, अपन तरीका सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैं खाली आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब वो ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। टू इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है, नॉन कैश आइटम है। कौन सी आइटम है, नॉन कैश। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन सी है, नॉन कैश। पैसा लगा नहीं है, खाली प्रोविजन बना के रखे हैं, डेप्रिसिएशन में खाली प्रोविजन बना के रखे हैं, नॉन कैश। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को क्या किया हम लोग, राइट ऑफ किए हैं, ये भी क्या है, नॉन कैश। तो तीनों कौन सी आइटम दिख रही है आपको, नॉन कैश। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, याद रखना, रट लेना एकदम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन। ये कौन सी है, नॉन कैश। लेकिन प्रोविजन कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी रट लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ना कि इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद अपन इधर चलते हैं। ये सपोज मान लो यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, बाय कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ स्टॉक। ये तो दिख रहा है कि भैया बिजनेस के दौरान इनकम हुई है, बिजनेस के ऑपरेशन की इनकम है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या रेंट रिसीव्ड जो हुआ है, क्या जो रेंट रिसीव्ड है ये क्या बिजनेस का इनकम है, नहीं, ये हमारी कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा काम कुछ दूसरा है, मेरे को रेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे कुछ है, एक कपड़े की दुकान है मेरी, क्या कपड़े की दुकान है, कपड़े की शॉप है, कंपनी का कपड़े का काम है। ये जो रेंट रिसीव्ड हुआ है कंपनी को, कंपनी इतना अच्छा पैसा कमा लिया है कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे कंपनी को क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो रेंट रिसीव्ड कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड मिला, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कंपनी ने क्या किया होगा कि इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा म्यूचुअल फंड में, है ना, या शेयर्स में, तो उससे क्या मिल रहा है, उसको डिविडेंड मिल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड,
कंपनी ने क्या किया होगा, पैसे को ब्याज में दे के रखा होगा, किसी को लोन दे के रखा होगा, या डिबेंचर परचेस करके रखा होगा, तो कंपनी को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप क्या कर रहे हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट को कर रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको जब क्वेश्चन जब देखोगे है ना, उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट कितना, 6,90,000 है ना। तो ये सब कर कुरा के, ये सब एडजस्टमेंट करके आपको डायरेक्ट ये दिया रहेगा 4,21,000 है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ये था 6,90,000। दोस्तों यहाँ पे आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला है ना, ये वाला कितना आया, 690 वाला आया, 690। तो इसमें दोस्तों आपने क्या किया होगा, सरकार को प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया होगा 39,000 रुपये का। ठीक है, मैं माइनस कर देता हूँ। उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बचा है, अब देखो हमारी आई थी प्रॉफिट, हमने सरकार का टैक्स का माइनस कर दिया पैसा। अब जो पैसा बचा है किसका है, कंपनी का है। किसका पैसा है, कंपनी का। अब कंपनी जो चाहेगी करेगी। तो कंपनी क्या कर रही है, कुछ पैसा ट्रांसफर कर रही है जनरल रिजर्व में, कंपनी की मर्जी है, ट्रांसफर करे तो करे, ना करे तो ना करे, कंपनी कर रही है। कितना, 50,000 जनरल रिजर्व में। उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। उसको देने के बाद जो पैसा बचा है किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचा है। फिर क्या कर रही है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। उस सब कुछ करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। वो कहाँ पे जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में जो जब चालू होगा, आपका क्वेश्चन चालू होगा 4,21,000 से, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। इस सब इन्फॉर्मेशन को एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये 6,90,000 पहुँचने के बाद, 6,90,000 पहुँचने के बाद यानी कि ये सब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्टमेंट करना है। आपको दिख रहा होगा ये नॉन कैश आइटम 3 ठोंग है, ये 3 नॉन कैश है, और ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी वाली है। यहाँ भी दिख रहा होगा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली है, जो भी आइटम है वो कौन सी आइटम है दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो आप लोग नॉन कैश को एडजस्टमेंट करोगे और नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्टमेंट करोगे, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद हमने एक और देखा था एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसको भी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है उसमें भी हमने टैक्स पेड जो किया वो माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीप्ट जो हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे कि मान लो यह है बैलेंस शीट है। ये क्या है, बैलेंस शीट। आपको दोस्तों दिया हुआ है डेटर, ये मैं बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब जब अपन मानते हैं यहाँ से, एक मिनट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा 4,21,000 को दिया हुआ है। दोस्तों जब आपको 4,21 दिया हुआ है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले ऐड निकालते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो जब निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो इसके लिए क्या एक तरीका है ना, उस तरीके को अपन एडजस्टमेंट करके हमारे निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हमको ऐसे चलना पड़ता है रिवर्स। तो रिवर्स चल के हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगी तो भी उसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गई, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग जो नॉन कैश आइटम है, क्या हो चुका है, नॉन कैश आइटम क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। यानी डेबिट हो चुका है तो क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो जो 690 दिख रहा है, 690 हम लोग प्लस करेंगे नॉन कैश आइटम को। ठीक है, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो भी माइनस हो चुकी है यानी कि डेबिट हो चुकी है, उसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और वैसे ही जो चीज़ें क्रेडिट हो चुकी है यानी कि प्लस हो चुकी है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऐसा सब कुछ माइनस करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। कहाँ तक पहुँचते हैं अपन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचने के बावजूद भी दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको तो क्या चाहिए, कैश चाहिए, हमको क्या चाहिए, कैश। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है ना कि कंपनी जो सेल की है वो उधारी में सेल की होगी, जो परचेस की होगी वो उधारी में परचेस की होगी, तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि वर्किंग कैपिटल में कितना हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइक डेटर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, अब देखो जो सेल दिख रही है, कितनी की सेल दिख रही है, 16 लाख। कंपनी बोलती है हमने तो पूरा कैश सेल किया है, लेकिन हम भी तो सीए है, हमको अच्छे से मालूम है कि भाई यहाँ पर जो तू डेटर दिखा रहा है हम लोग को, 21 में तो 1 लाख था, 2021 में तो कितना था, 1 लाख था, 22 में तो 2 लाख हो गया। मतलब पक्का तूने इस बार उधारी में सेल किया है, और हमको तो क्या बोल रहा है कि तूने कैश में सेल किया है।
है ना। तो देखो दोस्तों, जब उधारी में यहाँ पे सेल किया है, तो सेल जो है क्रेडिट साइड में आती है सेल। तो सेल में 1 लाख का क्या हो चुका होगा, उधारी ऐड हो चुका होगा, यानी क्रेडिट सेल जो है 1 लाख की ऐड हो चुकी होगी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो हम लोग जो हमारी प्रॉफिट निकलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो, डेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन डेटर। हमको दोस्तों उधारी से यहाँ पे नफरत है, उधारी से क्या है, नफरत है। तो यहाँ पे जो डेटर है यहाँ पर 1 से कितना होगा, 2 लाख। तो हम लोग तो रटते हैं कि इंक्रीज इन डेटर होगा तो प्लस करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, तो उससे लॉजिक समझो, पहले रट लेंगे, डोंट वरी। तो इंक्रीज इन डेटर जो हुआ, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टीमेटली करेंगे माइनस। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि हम उधारी में सेल किए हैं, तो उधारी में सेल किया तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आया ये, तो प्रॉफिट क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 16 लाख है, पर तो 16 लाख नहीं, 15 लाख है। 1 लाख का उधारी का है, तो 1 लाख जो उधारी का है वो ज़्यादा यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रही होगी, ज़्यादा दिख रही होगी। तो इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, 1,000 को माइनस करेंगे। सॉरी, कितना था, 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी क्लियर हुआ। वैसे देखो परचेस हम, उसने कहा कि भैया परचेस तो हमने पूरा कैश में किया है। हमने देखा यार परचेस कैश में किया है, तो भाई तेरा ये बैलेंस शीट में चेंजेस कैसे आया, कहाँ है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट। हमने देखा कि क्रेडिटर पहले कितने थे 2021 में, 1 लाख के, अब कितने हो गए, 1.5 लाख के। भाई क्रेडिटर्स तेरे 1 लाख के थे, 1.5 लाख के हो गए। 50,000 का तूने पक्का उधारी में खरीदा होगा, मतलब क्या हो चुका है, यहाँ पे माइनस हो चुका है। क्या हो चुका है, माइनस, यानी कि डेबिट हो चुका है। परचेस में क्या हो चुका है, परचेस में माइनस, देखो यहाँ पे परचेस में यानी कि डेबिट हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या 1 से 50, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स और करेंट लायबिलिटी। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, रटते थे, इंक्रीज करेंट लायबिलिटी में प्लस। अब प्लस क्यों करने समझ में आ रहा होगा कि भैया हम लोग ज़्यादा माइनस कर दिए है, 1 लाख की जगह हमने 1.5 लाख माइनस कर दिया है। तो ज़्यादा माइनस कर दिया है, यानी कि ज़्यादा माइनस कर दिया, उधारी में 50 का जो सेल किया है उसको ने माइनस कर दिया है। तो उधारी में 50 का जो सेल किया उसको माइनस कर दिया है, तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। ये लॉजिक। वैसे कोई स्टॉक, आपको स्टॉक भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 10,000 का स्टॉक था, कितना हो गया, 20,000। जो 10,000 का स्टॉक था कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ पर आप यहाँ भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10, क्लोजिंग कितने का हो गया, 20,000 का। ठीक है, स्टॉक हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और हम लोग नॉर्मली जब समझते हैं, रखते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग, स्टॉक क्या है, करेंट एसेट है, देखते हैं इंक्रीज इन करेंट एसेट। तो हम लोग क्या कर देते थे दोस्तों, माइनस कर देते थे, है ना, माइनस कर देते थे। अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉक 10 था, कितना हो गया, 20, तो हमने पैसा दिया होगा, कैश तो गया होगा, तो पैसा दिया होगा तभी तो बढ़ रहा है, खरीदा होगा तभी तो बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर दिखाएंगे। ये दोस्तों लॉजिक है। तो दोस्तों हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे ये समझे कि हमको जो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है, ये रिटर्न अर्निंग से हमको यहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन में, रिटर्न अर्निंग से दिया रहता है। हमको रिवर्स जाके हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ से निकालने के बाद ये सबको एडजस्टमेंट करने के बाद, उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस है उसको भी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे निकलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बताता हूँ तरीका, शॉर्टकट तरीका, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका जिसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा, एग्जाम फटाफट सॉल्व कर लोगे। देखो दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से चालू होता है। आप पहले हम लोग देखे थे डायग्राम, यहाँ पर हम लोग देखे थे डायग्राम। तो डायग्राम में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, कि हम लोग का जो स्टार्ट होता है, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं 3 चार्ट हों, ठीक है। हम लोग का जो स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एडजस्टमेंट करते हैं 2 तरह के, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो इसको जो निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हमें जो निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो जो उसके लिए हम लोग को क्या है, तरीका अपनाना पड़ता है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो शॉर्टकट में निकल जाएगा। फिर एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। दोस्तों क्या होता है, नॉन कैश, वर्ड क्या लिखा है, नॉन कैश, ऐसी जो कैश वाली नहीं है। आपको इसमें कितनी चीज़ें रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रखना है, सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखना है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखना है, और इसमें आपको 4 चीज़ों को याद रखना है, बस। शॉर्टकट ट्रिक है, रटा दूंगा। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद
जो टैक्स आपने पेड किया है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, पैसा गया। क्या पड़ा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि टैक्स कहाँ गया हमारे, ये बिजनेस वाला टैक्स दिया है ये वाला, ठीक है। और माइनस करेंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड, कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिला होगा, क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ए, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग यही फोकस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। देखो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं पहले। दोस्तों देखो आपको दिया रहेगा सरप्लस, क्या दिया रहेगा, सरप्लस, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में दिया रहेगा सरप्लस। तो सरप्लस जो दिया रहेगा, ये सरप्लस जो दिया रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी, डी और पी, क्या करेंगे, जी, डी और पी। जी मीन्स क्या होता है, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी क्या हुआ होगा दोस्तों, जैसे सबको बताया था ऊपर में, आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर जो कंपनी की नेट प्रॉफिट आती है, कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर करती है, टैक्स में माइनस करती है। पहले कंपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स आने के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, तो प्रॉफिट आने के बाद, बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट आने के बाद कंपनी कुछ हिस्सा देती है टैक्स वाले को। चार्ज कर लेता हूँ, हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, तो उसमें से कंपनी क्या करती है, कुछ हिस्सा सरकार को देती है। तो उसके लिए क्या करती है, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस करके रख देती है। क्यों, क्योंकि देखो टैक्स भले ही हम लोग को, जैसे हम 31 मार्च 2022 है, हमको टैक्स भले ही कब देना है, सितंबर में देना है, लेकिन खर्चा तो इस साल का है। अब खर्चा इस साल का है तो उसका हम लोग को प्रोविज़न बना कर रखना पड़ेगा। दोस्तों प्रोविज़न जब बना कर रखना पड़ेगा तो हमने क्या कर दिया होगा दोस्तों, उसको माइनस कर दिया होगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ को मेनली ऐड करते हैं, है ना। तो मैं एकदम उस फॉर्म में नहीं बता रहा जिस फॉर्म में माइनस हुआ था, मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि याद भी हो जाएगा और आपका सब कुछ सही भी हो जाएगा। इसका आपको जो है क्वेश्चंस, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके क्वेश्चन आप बहुत सारे कर सकते हो उसके। कौन से वाले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम वाले। दोस्तों यहाँ पे देखो जी, डी और पी, तीन चीज़ को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जब कंपनी प्रॉफिट होगी, कंपनी ने कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया टैक्स वाले को, टैक्स वाले ट्रांसफर करने के बाद कंपनी का पूरा पैसा बच गया है। कंपनी का जो पैसा बच गया है तो कंपनी क्या करेगी उस केस में, कि कंपनी का हिस्सा है, अब कंपनी चाहती है कि भैया मैं कुछ हिस्सा ट्रांसफर करूँ जनरल रिजर्व में, तो कंपनी ट्रांसफर करेगी कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में। बाकी जो पैसा बच गया कंपनी जितना चाहे उतना डिविडेंड वाले को दे सकती है, यानी कि शेयर होल्डर को दे सकती है। लाइक कंपनी मान लो कुछ हिस्सा देती है प्रेफरेंस होल्डर को, कुछ देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद जो पैसा बचता है वो आता है बैलेंस शीट में। कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में, ठीक है, रिटर्न आने के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब वो दिख रहा होगा सरप्लस यहाँ है, बैलेंस शीट में आया, तो कंपनी ने जो जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया होगा, माइनस किया होगा, उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। रिवर्स चल रहा है ना, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वैसे कंपनी ने डिविडेंड जो दिया होगा, किसको डिविडेंड दिया होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया होगा, तो क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। दोस्तों देखो एग्जाम में गलती क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड छुपा हुआ रहता है, तो ध्यान देना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अलग से, उसको ध्यान से प्लस करना है, ठीक है, उसको ध्यान देना है। अब इक्विटी शेयर होल्डर दिख जाएगा कि प्रपोज किया गया पिछले साल, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना किया गया वो दिख जाएगा, बस ध्यान देना है प्रेफरेंस होल्डर के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग इसका, प्रेफरेंस होल्डर को ध्यान देना। उसके बाद हम लोग डिविडेंड कौन सा ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला। कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला। क्यों प्लस करेंगे प्रीवियस ईयर वाला, क्योंकि पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2021 को उसने प्रपोज किया होगा, और पेड कब कर रहा है, इस साल पेड कर रहा है 2022 में, तो पेड करे तो क्या किया होगा, माइनस, क्या करेंगे, प्लस। कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला। और इंटरिम डिविडेंड पेड, वो तो दिख ही रहा है कि माइनस हुआ होगा, पेड किया इस साल, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, किस साल, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने जो भी टैक्स का प्रोविजन बनाया होगा, किसका प्रोविजन, टैक्स का प्रोविजन जो बनाया होगा उसको माइनस किया होगा, हमको क्या कर देना है दोस्तों, प्लस कर देना है। वैसे ही आपको रिफंड ऑफ टैक्स का कुछ पैसा मिला होगा तो क्रेडिट साइड में चले गया होगा, यानी कि प्लस हो चुका होगा, तो उसको माइनस कर देना है। तो आपको दिख गया यहाँ पे कि प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या निकालना रहता है हम लोग को, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दोस्तों क्या होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो उसको हम लोग को अलग से शो करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं और अलग से हम लोग उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाते हैं। लाइक दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे इफ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ़ डेबिटेड, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका है तो क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। क्यों? देखो जैसे कि मान लो कंपनी का है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, कंपनी की जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उस समय कंपनी ने कुछ खर्चे किए थे जो हमेशा तो होते नहीं है, इनकॉर्पोरेशन समय में होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन खर्चा, एमओए का, एओए का। तो आपने राइट ऑफ किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस किया होगा, तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, उसको अलग से दिखाना है। यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के समय क्या करेंगे हम लोग, प्लस तो करेंगे, इसको अलग से शो करना पड़ेगा, तो अलग से शो करेंगे। उसका और एग्जाम्पल है, देखो लॉस ऑफ फायर। लॉस ऑफ फायर होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। वैसे मान लो अगर आपका लॉस हो जाता है और कुछ कंपनसेशन रिसीट होता है, तो रिसीट होता है तो क्या हो चुका होगा, क्रेडिट साइड में प्लस हो चुका होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस करके दिखा देंगे, सिंपल। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, अल्टीमेटली रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, शॉर्टकट तरीका एकदम GDP को ऐड कर लो, G फॉर जनरल रिजर्व, उससे रेट आइटम GRDRRWCR, प्लस कर देंगे क्या, डिविडेंड, इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो। ठीक है, प्रेफरेंस का भूलना नहीं है, ध्यान देना है। इक्विटी का कौन सा दोस्तों, प्रोपोज जो प्रीवियस ईयर में किया गया था वो, प्लस करना है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, पी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो आपने किया है वो कारण बता चुका हूँ, क्योंकि टैक्स कब पे करना है, बाद में पे करना है, हम लोग पहले से बना के रखेंगे प्रोविजन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और रिफंड ऑफ टैक्स जो मिला होगा वो ऐड हो चुका होगा, क्या कर देंगे, इसको माइनस करके दिखा देंगे। और ईओआई का एडजस्टमेंट कर लेंगे। ईओआई मतलब क्या हो चुका, जो माइनस हो चुका होगा, डेबिट हो चुका होगा तो प्लस, और क्रेडिट हो चुका होगा यानी कि प्लस हो चुका होगा तो माइनस, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की तरफ पहुँच चुके हैं। हमको इससे ऊपर और जाना है, इससे ऊपर और जाना है मतलब जो भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम जो माइनस की है या प्लस की है उसको एडजस्टमेंट करना है। वैसे ही फाइनेंशियल एक्टिविटी के आइटम जो माइनस की है या प्लस की उसका एडजस्टमेंट करना है, मतलब रिवर्स करना है, सिंपल। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख चुके हैं। हम लोग क्या यहाँ तक सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, बताया था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो नॉन कैश बताया था आपको, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, तो क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि माइनस हो चुका होगा। देखो ये सबसे अच्छे तरीका ये दोस्तों, दो चीज़ एडजस्टमेंट करना है बस, एक सेकंड ना, ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, याद रख लेना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन। प्रोविजन है कौन सा है कि डाउटफुल डेट्स वाला। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो ऊपर हो चुका है एडजस्टमेंट टैक्स में ही। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। आपको क्वेश्चन बार बार दिखा रहेगा ये। तो माइनस हो चुका है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, प्लस कर दो। उसके अलावा दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाली चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो कौन कौन से आइटम है दोस्तों। देखो आप जब अपन ऊपर देखे थे ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड हो चुकी थी, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो चुका था, यानी क्रेडिट हो चुका था, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे। वैसे ही लॉस जो है, लॉस ऑन फिक्स एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस हो चुका था, तो प्लस कर देंगे, सिंपल। वैसे ही देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम रिसीव्ड, ये सब आपको क्रेडिट हो चुका था यानी प्लस हो चुका था, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, सिंपल। वैसे ही ये हो गए दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आइटम, दो है। कितनी आइटम इन्वेस्टिंग वाली, दो आइटम है। कौन कौन सी, एक नॉन करेंट एसेट से संबंध में है, नॉन करेंट एसेट संबंध में है, और जो एक संबंध में है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके संबंध में है, सिंपल। उसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने क्या बताया था, जो भी पैसा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो हमने P&L में चार्ज किए होंगे, उसको एडजस्टमेंट कर दो, सिंपल। तो कौन से खर्चे होंगे, देखो जो डिविडेंड था, डिविडेंड जो पेड किया था वो कहाँ था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, ऊपर एडजस्टमेंट हो चुका है। यहाँ पर एडजस्टमेंट मत करना भूल से भी, डिविडेंड कहाँ पर एडजस्टमेंट मत करना। ऐसा मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है यार, प्रॉफिट लॉस में चार्ज हो चुका होगा, नहीं, डिविडेंड ऊपर चार्ज हो चुका है, यहाँ एडजस्टमेंट मत करना। उसके अलावा दोस्तों जो बचते हैं, ध्यान देना, कंपनी क्या बोलती है, देखो डिविडेंड क्या है, खर्चा नहीं है, वो कंपनी के मालिक का पैसा है। तो कंपनी का मालिक का पैसा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमको इनकम टैक्स क्या बोलता है कि भैया तुमने जो डिबेंचर पे पैसा लगाया है उसका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, है ना, यानी कि आपने बोरो किया है
उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो हमने उसकी आपको छूट दे रहे हैं, उसको हम डिडक्शन की तरफ अलाउ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो चुका है तो क्या करेंगे, प्लस। वैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी माइनस हो चुका है तो प्लस, या इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट माइनस हो चुका है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिंपल। ये आएगा किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। वैसे ही अच्छा, ये जो है इंटरेस्ट जो है, चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग से संबंध में हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग से संबंध में हो, ये सभी तरह का इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, इसको ध्यान देना एकदम। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। दोस्तों जो अंडरराइटिंग कमीशन है, आपको मालूम होगा कि कंपनी को अगर शेयर को इशू करवाना है तो एजेंट रखती है ना, तो उसका जो कुछ कमीशन का पैसा को राइट ऑफ करती है, तो प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ की होगी तो क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट कर देंगे। और वैसे ही शेयर इशू का एक्सपेंडिचर अगर प्रॉफिट लॉस में माइनस की होगी तो एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी कि माइनस की होगी तो प्लस कर देंगे। एक खर्चा है, डेबिट की होगी, सिंपल सी बात है, तो ऐड करके हिसाब बराबर। शेयर इशू एक्सपेंडिचर डेबिट की होगी, माइनस की होगी तो ऐड करके हिसाब बराबर। दोस्तों ये एडजस्टमेंट में आ रहा होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश में एकदम रख लेना, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, और नॉन ऑपरेटिंग में 2 ठोंग इंटेंजिबल वाली, 2 ठोंग इन्वेस्टिंग वाली आइटम है, 2 ठोंग फाइनेंसिंग वाली आइटम है। ठीक है, सिंपल एकदम। ऊपर चलते हैं अपना एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने लॉजिक देख लिया था वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, डेटर क्रेडिट स्टॉक वाला, कि क्या लॉजिक चलता था। इसको रटना हो तो हम रट सकते हैं, ना रटना हो तो वो लॉजिक बेटर है। मैं तो लॉजिक का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है, आप लोग देख लेना। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दोस्तों अगर आपकी लायबिलिटी देखो, देखो करंट लायबिलिटी एकदम बराबर चलती है, यानी कि करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई है तो प्लस, डिक्रीज हो गई है तो माइनस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो प्लस, डिक्रीज हो गई तो माइनस। करेंट से देखो, करेंट से उल्टी चलेगी, करेंट से इंक्रीज हो गई तो माइनस, डिक्रीज हो गई तो प्लस। मैं इसको लॉजिक भी समझाया था आपको, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना कि हम लोग कई बार क्या होता है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिख रहा होगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको करंट लायबिलिटी में दिखता है, और उसको करंट लायबिलिटी दिखने के चक्कर में आप गलती करके आ जाते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये जो करंट लायबिलिटी में आपको दिख रहा है, लेकिन हमने तो इसको नॉन कैश में एडजस्टमेंट कर दिया है। तो नॉन कैश में एडजस्टमेंट कर दिया है, तो अब यहाँ पर वापस से एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिखेगा, कहाँ पे, करंट लायबिलिटी में। इसको भी एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि हमने टैक्स में एडजस्टमेंट कर दिया है। तो 2 चीज़ें आप हमें गलती कर सकते हो, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो, यहाँ तक अपन ने कर लिया। हमने हेडिंग क्या थी हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने जो ऑपरेटिंग की हेडिंग थी, यहाँ पर हमने देख लिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2 एडजस्टमेंट करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को एडजस्टमेंट करेंगे। उसका ये 2 चीज़ को इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे। ये सब करने के बाद दोस्तों हमारा जो आता है, उसमें से हम टैक्स पेड जो किए हैं, टैक्स पेड किए पैसा गया, ऊपर क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन था, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो टैक्स पेड किए हैं, जो टैक्स पेड किए होंगे पिछले साल का, इस साल टैक्स पेड किए होंगे, इस साल का टैक्स अगले साल पेड करेंगे। जो टैक्स पेड किए होंगे उसको पैसा तो गया, तो मैं सर हमको क्या करना मुझे पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा माइनस करके। वैसे तो इंश्योरेंस कंपल्सन रिसीव्ड, ये क्या है दोस्तों, ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हम लोग को अलग से शो करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग अगर कुछ मिला होगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये था हमारा लॉजिक। क्लियर हो एकदम अच्छे से। तो एकदम आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आपको एकदम रट्टा हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पे जीडी पे ऐड करना, ये करना है, ये करना है। यहाँ पे दिख जाएगा नॉन कैश आइटम क्या क्या है, 2-3 चीज़ आती है नॉन कैश में, दिख जाएगी 3 चीज़ आती है नॉन कैश में। और नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आती है, दिख जाएगी तुरंत, 2 इन्वेस्टिंग वाली है, 2 फाइनेंसिंग वाली है। सिंपल। तो इस तरह से करोगे ना, आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। और फॉर्मेट इतना आसान है, देखो टैक्स पेड किया है, पैसा गया तो माइनस, इंश्योरेंस कंपल्सन रिसीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो प्लस करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक खत्म होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मैं से क्वेश्चन भी डाल दूंगा, और डाल दूंगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्वेश्चन भी कर लेना। और देखना सब क्वेश्चन एकदम फटाफट बन जाएंगे, एकदम स्पीड में, यानी आपको कोई लगेगा ही नहीं कि कुछ टफ चीज़ कर रहे हो, ज़्यादा कुछ सोच रहे हो। ठीक है।